हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक आदमी है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, बट उसके पास कोई भी एक्सपर्टाइज नहीं है। उसको वहाँ पे मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी करना है, तो उसके पास कुछ भी एक्सपर्टाइज नहीं है। और आपको पता है, जो रियल एस्टेट, अगर कुछ भी आप एक घर भी बना रहे हो तो उसके अंदर आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसे भी एक घर बन नहीं जाता। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो वर्कर्स हैं वो स्किल होनी चाहिए। आपको एफर्ट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं दोगे, एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो कोई लोग काम नहीं करता। और जिस क्वालिटी का आपको चाहिए, कैसा डिजाइन है, कैसे उस पर काम करने चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए डेवलपमेंट में काम आता है। तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों क्या हो गया, एक नई कंसेप्ट आ गई जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर कोई भी रियल एस्टेट को आप डेवलप करना चाहते हो, किसी भी रियल एस्टेट को, तो जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है दैट इज़ द बेस्ट। अभी काफ़ी पॉपुलर भी है, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें लैंड ओनर और जो डेवलपर है, डेवलपर कौन होता है, लैंड ओनर क्या, तो उसके बारे में हम बाद में करेंगे। दोनों मिलके काम करते हैं। चलो, क्या होता है कि जैसे मान लो कि लैंड ओनर के पास तो अपनी ज़मीन होती है, लैंड होती है। वो एक एग्रीमेंट करेगा, किसके साथ, किसी डेवलपर के साथ, रियल एस्टेट डेवलपर जिसको इन सब फील्ड का नॉलेज होगा। ठीक है, एक डेवलपर के साथ ने एग्रीमेंट का क्या किया, एग्रीमेंट किया कि एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट बना दो। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर दो। तो लैंड किसने दे दी, लैंड ओनर ने। और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वो कौन करेगा, वो डेवलपर करेगा। ठीक है, मेरे पास लैंड थी, मैंने एक डेवलपर से एग्रीमेंट किया कि भाई यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना दो। ठीक है, मेरा तो प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन उसके लिए कुछ और चीज़ें भी है। जो लैंड ओनर है उसको क्या मिलेगा, या तो कुछ पैसा मिलेगा शुरू में ही, क्योंकि आप अपनी ज़मीन दे रहे हो, अपनी लैंड दे रहे हो कुछ बनाने के लिए। या फिर वो कहेगा कि भाई मैं तो, पैसा नहीं चाहिए मुझे तो, जो भी आप इस पे बना के, मान लो कि एक बिल्डिंग बनाई जिसमें 20 रूम्स हैं, 20 फ्लैट्स हैं। अगर आप 20 फ्लैट्स हैं, उसका परसेंटेज मुझे चाहिए। 10%, जो 10 रूम, 10 फ्लैट बिकेंगे, उनका मुझे पूरा सेल कंसिडरेशन मुझे चाहिए। और कोई भी कंस्ट्रक्टेड एरिया, कितना भी कंस्ट्रक्टेड एरिया, कुछ परसेंटेज, किसी भी डिपेंड करता है कि क्या टर्म एंड कंडीशन है, आपको कैसे लगता है, आप कौन सी जगह पे हो, कौन सी लोकेशन है, क्या आपके जो जॉइंट डेवलपमेंट के टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। तो उसके हिसाब से एक के पास एक लैंड है और एक के पास एक्सपर्टीज है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो दोनों साथ आके मिलते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, आप मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं अपनी ज़मीन दे दूंगा, पैसा मत दो। या फिर मुझे अपना जो टोटल कंस्ट्रक्शन हो के जो एरिया बनेगा, टोटल कंस्ट्रक्शन बिल्डअप एरिया, उसका कुछ परसेंटेज मुझे दे दो। या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि जितने भी आपने, मान लो कि 25 आपको फ्लैट बनाने थे, ठीक है, 15 फ्लैट मुझे दे दो, 10 फ्लैट आप अपने पास रखना। तो वो एक डेवलपमेंट का एग्रीमेंट रहेगा, दोनों अगर उस पर एग्री करते हैं तो उसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाएगी। तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो काफ़ी, एक प्रोजेक्ट का देखा जाए तो मेजर पोर्शन कॉस्ट ऑफ लैंड ही होती है। कि आपको प्रोजेक्ट बनना है, लैंड आजकल बहुत महंगी हो रखी है। तो कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसमें एक जो मेजर हिस्सा रहेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें डेवलपर के लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। किसके, लैंड खरीदने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसे तो हैं, बट इतने पैसे नहीं है कि हम लैंड खरीदें और फिर उसके ऊपर बनाएं। तो इनिशियल स्टेज में कोई भी डेवलपर के पास लैंड नहीं है, तो लैंड में इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करें। क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना मेरे लिए बहुत ईजी है। तो मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, क्योंकि अब मुझे ज़मीन पे पैसा तो लगाना नहीं है, तो ये एक विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। एक बंदे को एक्सपर्टीज नहीं है कैसे बनाना है, सब रॉ मटेरियल, टाइम, एफर्ट, उसको कुछ भी नहीं देना, उसके पास ज़मीन है, उसको वो सब चीज़ों का पता भी नहीं है, तो एक डेवलपर के पास जाएगा। डेवलपर के पास ज़मीन नहीं है, उसके पास बाकी सब चीज़ें हैं, तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों, एक बात तो आपने नोट करी, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई, दोनों की विन विन सिचुएशन होगी। डेवलपर की कोई ज़मीन नहीं थी, उसने फ्लैट बनाए, 25 फ्लैट में से 10 फ्लैट उसके हिस्सा आ गया, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट था, बाकी मार्केटिंग कॉस्ट, सेल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट थी, सब उसमें से निकालेगा और अपना बिजनेस देखेगा। वो सब टर्म एंड कंडीशन पे। एक जो लैंड ओनर था, उसके पास एक लैंड थी, उसने अपना लैंड में कुछ प्रोजेक्ट बनाया, उसका कुछ हिस्सा उसको मिल गया, जो कि उसका कुछ भी एक्सपर्टीज नहीं था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये सिर्फ ज्वाइंट एग्रीमेंट किया। बट इसमें देखा जाए तो कोई लैंड की सेल नहीं होती। तो लैंड ओनर क्या करता है, लैंड ओनर डेवलपर को अपनी ज़मीन बेच नहीं रहा है, वो कुछ भी ज़मीन नहीं बेच रहा है, वो सिर्फ टाइटल को ट्रांसफ़र कर देता है।
जो ज़मीन का टाइटल है उसको ट्रांसफ़र कर देता है और उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर लेता है। पावर ऑफ अटॉर्नी बना के फेवर किसके फेवर में, डेवलपर के फेवर में एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता है और कहता है कि इसलिए जो मार्केटिंग के लिए या प्रोजेक्ट सेलिंग के लिए सब कुछ ये डेवलपर है और ये ही इसका सब डेवलप करेगा। एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी। एक्चुअल में ऐसा कुछ सेल डीड या सेल कंसिडरेशन नहीं बनाई जाती। ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसमें जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में डेवलपर के पास राइट मिल गया किसको, ओनरशिप को ट्रांसफर करने का, टाइटल डीड को ट्रांसफर। और डेवलप्ड यूनिट, जब डेवलप यूनिट बनाई 25 यूनिट थी, 15 यूनिट तो ठीक है लैंड ओनर के पास चले गई, 10 फ्लैट तो उसके पास भी बच गए। अब वो उनको तो सेल करेगा जबकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, जबकि सेल कंसिडरेशन ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। उसने सिर्फ लैंड ओनर ने सिर्फ डेवलपर को ये एक राइट दिया है कि ट्रांसफर कर दिया उस टाइटल को। तो लैंड ओनर तो ठीक है अपना हिस्सा उसको मिल गया। उसके बाद जो डेवलपर रहेगा वो टाइटल बिना मिले, उसको टाइटल मिला भी नहीं लैंड का, तो भी अपने जो हिस्से का जो पार्ट है वो कन्वीनियंस डीड बना के उसको सेल कर सकता है। तो देखी जाए अब इसके बाद दो तीन तरीके से वो पैसे कलेक्ट कर सकता है। कई एग्रीमेंट हो सकते हैं। एक दो हम एग्रीमेंट का जो टर्म एंड कंडीशन का कुछ बेसिक हिस्सा देख लेते हैं पैसे कलेक्ट करने का, क्योंकि हमारा काम तो है इनकम टैक्स लगाने का। और इनकम टैक्स तक कभी लगेगा जब हमारे पास कुछ इनकम होगी, तो उससे रिलेटेड ही कुछ हम देख लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जब शुरू की स्टेज में होता है कहते हैं कि भाई ठीक है देखो 25 फ्लैट बनेंगे, ये प्रोजेक्ट है, इतना इतना मेरा लैंड एरिया है, ये सब पूरा मैप वैप बना के एक एग्रीमेंट करेंगे। उसमें कहेंगे कि आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है आपने प्रोजेक्ट बनाना तो शुरू कर दिया लेकिन कल को आपने पूरा नहीं किया, छोड़ के भाग गए, कुछ भी चीज़ें होती है, कुछ गड़बड़ हो गई, आपने प्रोजेक्ट एज पर टर्म एंड कंडीशन नहीं बनाया, तो उसके लिए आपको कुछ एडवांस मनी पे करनी पड़ेगी इनिशियल स्टेज में। ठीक है कोई बात नहीं, एडवांस मनी पे कर देंगे इनिशियल स्टेज में। एडवांस मनी पे करने के बाद वो रिफंडेबल भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल हो सकती है, या फिर बाद में भी। जैसे मान लो कि अब ये हुआ कि ठीक है 25 में से आप मुझे 12 फ्लैट दो और 1 करोड़ रुपए दे दो, शुरू में 1 करोड़ रुपए दे दो। ठीक है मैं 15 नहीं ले रहा, 1 करोड़ रुपए मुझे शुरू में दे दो, तो एक एडवांस मनी मेरे पास आ गई, लेटर ऑन हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। या रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है आपके पास अभी आप मुझे कुछ पैसा ना दो, तो आप कोई भी जो डिफरेंट स्टेज पे आपको जो कंसिडरेशन होगा, आपको जो फ्लैट बेचेंगे उसका पैसा मुझे मिलता रहे। कई बार क्या होता है कि 25 फ्लैट है, वो कहेगा कि पूरे के पूरे फ्लैट बेच दो, हर फ्लैट में 40% मेरा आएगा। आपने 25 फ्लैट बनाए, एक फ्लैट जैसे ही सेल हुआ उसका लैंड ओनर आ जाएगा डेवलपर के पास, चलो भाई निकालो मेरे 40% हिस्सा मुझे दे दो, ऐसे भी हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है सेल रेवेन्यू, पूरा सेल्स का रेवेन्यू जितना सेल हुआ, पूरा सेल्स हुआ उसका कहेंगे कि भाई 30% मेरा, 70% तुम्हारा, 60% मेरा, 40%, एक रेशियो एग्री करेंगे, वो एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में रहेगा। और कोई भी कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड फ्लैट है उसको हम शेयर करेंगे। शेयर ऐसे ही जैसे 25 फ्लैट बनाए थे, 25 में से 15 मेरे हैं, 10 तुम्हारे हैं, बस एक 3:2 के रेशियो में उन्होंने शेयर कर लिया। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, किसी में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है एक आदमी के पास लैंड है बट तो उसको एक्सपर्टीज नहीं है, दूसरे के पास एक्सपर्टीज है, उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को पैसा नहीं है, तो ठीक है उसने लैंड उधर से मिल गई, वो सब आ गया, एक टर्म एंड कंडीशन हो गई, एग्रीड रेशियो हो गया, वो सब चीज़ें आ गई, पैसे आ गए। बट इनकम टैक्स का क्या रोल है, इनकम टैक्स कब आएगा? तो देखो दोस्तों, जब हमारे पास एक एसेट है और उस एसेट को हम सेल कर रहे हैं, किसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स क्या कहता है कि देयर शुड बी ट्रांसफर, देयर शुड बी कैपिटल एसेट। तो ट्रांसफर में ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन 45 सेक्शन 5 बी ए, इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन थी। पहले क्या होता था, जैसे कि लैंड ओनर है उसने अपनी लैंड उसको दे दी, तो पहले इनकम टैक्स में हमारे इनकम टैक्स का जो सेक्शन 45 भी ऐसे ही बोलता है कि जैसे ही आपका ट्रांसफर हो जाए उसी प्रीवियस ईयर के अंदर, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको कैपिटल गेन टैक्स राइज होगा। आप देखो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, आप उसको कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से ही कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन देखिए, जब लैंड ओनर के पास कुछ पैसे आए नहीं, उन्होंने सिर्फ एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने पर उन्होंने कहा कि 25 फ्लैट बनने वाले, 15 फ्लैट मुझे दे देना, 10 फ्लैट अपने पास है। अब वो एग्रीमेंट किया है, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू होगा और प्रोजेक्ट
मान लो कि 3 साल चला, 4 साल चला, फिर उसके बाद उसकी सेल होगी, कई बार एडवांस सेल भी हो जाती है, ठीक है, वो सब कंडीशन। लेकिन हम अगर मान के चले कि 3 या 4 साल के बाद जो कंस्ट्रक्ट हो गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, तब सेल हुई, तब उसके पास, लैंड ओनर के पास पैसा आएगा। उससे पहले तो कोई पैसा आ नहीं रहा। तो पहले इनकम टैक्स क्या बोलता था कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ट्रांसफर अगर कैपिटल एसेट का हो जाए, कौन से प्रीवियस ईयर में, जिस भी प्रीवियस ईयर में हो जाए, उसी प्रीवियस ईयर के अंदर आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं इसको। अभी इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद यह कि ट्रांसफर के अंदर कोई भी अरेंजमेंट किया हो जिसमें कोई भी राइट हैंडेड ओवर हो, जैसे मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस किया, कुछ कुछ हिस्से को एग्जीक्यूट किया, जबकि लीगल टाइटल ट्रांसफर ही नहीं किया हो, तो उस टाइम पे जाके ओनर बोल सकता है कि सर ठीक है, देखिए हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन के हिसाब से कैपिटल एसेट तो है, बट ट्रांसफर तो हमने नहीं किया, हमने कोई लीगल टाइटल ट्रांसफर ही नहीं किया, हमने तो डेवलपर को बोला है कि भाई ये प्रोजेक्ट बना दो इधर। तो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कोई भी राइट अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी राइट अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, चाहे बेशक आपने लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, तब भी आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट, किसके डेवलपमेंट है, जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर इन विच ओनर ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी हैंडेड ओवर टू द डेवलपर। ये मान लेंगे कि भाई जो ट्रांसफर है हो गया, कौन से साल में हो गया, जैसे ही उसने अपनी प्रॉपर्टी को हैंड ओवर किया डेवलपर को, जैसे इसने डेवलपर को कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट बना दो, ट्रांसफर हमने मान लिया। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल गेन राइज हो गया। कौन से साल में, जिस साल में पोजीशन दी गई, क्योंकि कैपिटल सेक्शन तो यही बोलता है कि भाई ट्रांसफर होना चाहिए, तो पोजीशन जैसे दी डेवलपर को डेवलपमेंट के लिए, उसी टाइम पे टैक्स कैसे पे करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ पैसा आया नहीं। अगर मान लो कुछ कंसिडरेशन उसको एडवांस मिला है तो ठीक है, उसमें से वो टैक्स पे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ पैसा मिला है। तो इसलिए सेक्शन 45 सेक्शन 5 ये बोलता है कोई भी एसएससी, कौन सा एसएससी, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर यहाँ पे फर्म है, एओपी बीओआई कंपनी है, तो ये रूल नहीं लगेगा। उसको जैसे ही वो एग्रीमेंट साइन करता है उसको पैसे देने पड़ेंगे, कैपिटल गेन के हिसाब से जो भी टैक्स आएगा टैक्स पे करना पड़ेगा। जो कोई एंटर करता है स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मतलब ज्वाइंट एग्रीमेंट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो जो कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा फ्रॉम ट्रांसफर इन द प्रीवियस ईयर, कौन से साल में ट्रांसफर लगेगा, इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपकी बात को ध्यान में रखते हैं, आप जो हार्डशिप फेस कर रहे हो उसको हम सोल्व कर देते हैं, आप टैक्स हमें इन द ईयर ऑफ ट्रांसफरिंग द पोजेशन आप हमें मत दीजिए, जब आपकी बिल्डिंग बन जाए, जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अवेलेबल है, बाकी सब पर्सन्स, बाकी के जितने भी पर्सन्स रहेंगे उनके लिए नहीं है। ये आप ध्यान रखो, अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, वो कोई ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता है, तो उसके ऊपर टैक्स इन द ईयर ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ज्वाइंट एग्रीमेंट नहीं होगा, इन द ईयर ऑफ पोजेशन ऑफ द लैंड, ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ लैंड, वो नहीं होगा। तो कब होगा, जब उस प्रोजेक्ट को बन गया और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन उसके अंदर मिल गया। फिर वही बात करते हैं स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, कोई भी रजिस्टर एग्रीमेंट जहाँ पे लैंड ओनर और जो लैंड का है, बिल्डिंग का, एक दोनों का है, वो अलाउ करता है दूसरे आदमी को कि ठीक है आप हमारे यहाँ पे आइए और कोई भी रियल एस्टेट बना दीजिए, इस पर प्रोजेक्ट बनाने। अच्छा, आप फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना लेंगे, ये बात तो आ गई, ठीक है कि ईयर ऑफ कंप्लीशन में जब सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का तब, तो लेकिन हमें फुल वैल्यू, हमें कितना पैसा मिला, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे हम, सीधी सीधी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू द शेयर। किसका शेयर, किसका शेयर भाई, ये भी बात सोचने वाली है। स्टेप, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार इसको ठीक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अब बात आ गई कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे हम, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे। शेयर किसका, लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट। एक लैंड ओनर का जो शेयर रहेगा लैंड और बिल्डिंग का, तो उसकी जो स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी रहेगी ऑन द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया उस डेट को, उसकी स्टैम्प वैल्यू जो भी रहेगी उसको हम अपना मान लेंगे फुल वैल्यू। एक बार ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि उस आदमी ने ये कहा कि ठीक है आप 12 फ्लैट आप लीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे देता हूँ,
तो 12 करोड़ की तो आपको, जो 12 फ्लैट है उसकी तो आपको लेनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। और उसके अंदर हमें जो 1 करोड़ रुपए का जो कैश मिला है, जो एडवांस मिला है, या फिर जो भी अमाउंट मिली है, उसको भी हमें ऐड करके फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान ली जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, देखो कुछ भी कंडीशन हमें प्रैक्टिकल सोचना है। जब कोई एसएससी अपना शेयर ही ट्रांसफर कर देता है, कब भाई, कंप्लीसन सर्टिफिकेट के आने से पहले ही शेयर ट्रांसफर। कई बार क्या होता है, बहुत डिमांड होती है प्रोजेक्ट्स की, कंप्लीसन सर्टिफिकेट मिला नहीं, उससे पहले ही अपना सारा शेयर उसने बेच दिया, तो कैपिटल गेन टैक्स कब आएगा? क्या हम वेट करेंगे कि चलो भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं, तब तक हम वेट करते हैं, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही हम करेंगे? नहीं, वो हमें उसी साल में, जिस साल में सच ट्रांसफर टुक प्लेस, उसी साल में अराइज हो जाएगा, जिस साल में वो अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है। और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो जनरल प्रोविजन जैसे हम जो सेक्शन 45 में बताता है उसके हिसाब से हम करेंगे। तो देखो दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स जो सेक्शन 45 सब सेक्शन 5 ने बहुत बड़ी समस्या का एक सॉल्यूशन दे दिया। पहले क्या होता था, जैसे ही आपने एक एग्रीमेंट साइन किया आपको टैक्स देना पड़ता था कैपिटल गेन, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। आप देखेंगे कब आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था, उस टाइम पे उसकी कितनी वैल्यू थी। और अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, मोर देन 2 ईयर्स है, तो उसमें इंडेक्सेशन करके हम उस डेट तक, जिस डेट में हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पहले पहले ऐसा था कि जिस डेट में आपने ट्रांसफर पोजीशन को ट्रांसफर किया उसी डेट के हिसाब से हम वैल्यू निकालते थे। तो जो फुल वैल्यू उस डेट पे जो मार्केट वैल्यू थी, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, उसमें से हम माइनस कर देते थे ये हमारे जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद हम कैपिटल गेन फाइल करते थे। बट गवर्नमेंट ने इसमें रेक्टिफिकेशन किया, इसमें अलग से चेंज करके ये बोला है कि ठीक है, आप उस टाइम मत दीजिए जब आपका, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब होगा तो आपको डेफिनेटली आपकी लैंड का जो हिस्सा वो बिक चुका होगा, उस टाइम पे आप हमें ये कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, कई बार क्या होता है कि मान लो मेरे पास कैपिटल एसेट है, पहले मैं उसको कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना देता हूँ, तो सेक्शन 45 हम सब सेक्शन 3 में जो सीखा हमें उसके हिसाब से प्रोसीड करना है। इसी तरह ये तो ठीक है, एक लैंड ओनर की बात होगी, डेवलपर के भी टैक्स ऊपर टैक्स आएगा, डेवलपर के ऊपर भी टैक्स आएगा। जब वो, उसको भी अपना कितना हिस्सा मिल रहा है, मान लो कि 25 में से 15 फ्लैट लैंड ओनर को दे दिए, तो 10 फ्लैट तो उसको भी मिल रहे हैं। तो उस 10 फ्लैट का जो भी हिस्सा रहेगा उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन मेथड या परसेंटेज के हिसाब से, वो एक अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आईसीएआई, जो चार्टेड अकाउंटेंट की एसोसिएशन है, वो गाइडेंस भी इशू करती रहती है बार बार कि आपको कैसे करना है, वैसे करना है। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके जो इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड माना जाएगा। जबकि जो लैंड ओनर के हेड में, अगर उस नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कर रहा है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लेकिन फर्स्ट उसको कैलकुलेट ट्रांसफर कर रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, और फिर उसको बाद में उसको कर रहा है, तो फिर डिपेंड करेगा कि कितना पार्ट कैपिटल गेन में जाएगा, कितना पार्ट आपका बिजनेस इनकम में आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो दोस्तों बताओ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टेक केयर।